चलो भाई, पिछली क्लास में क्या किया, लीस्ट स्ट्रेस प्रिंसिपल ना, उसमें प्रेशर इफेक्ट हो गया था, मेरे ख्याल से हो गया था प्रेशर इफेक्ट। अब आगे बात करिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर स्टार्ट करिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में चेंज करेंगे तो रिएक्शन का रिस्पॉन्स क्या होगा। टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए ध्यान देना, अगर मैटर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, सपोज का रिएक्शन यहां पर क्या ए कन्वर्ट्स इनटू बी। अगर मैटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है तो हीट का लॉस होगा ना, फिर आपका जो Q होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। ऐसा कुछ करेंगे। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, रिएक्शन यहां पे टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। क्या होगा भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन यहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब Q को डिक्रीज कर दिया जाए। अगर Q डिक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। Q डिक्रीज करना कैसे पॉसिबल होगा, सोच। Q को कम करना है तो Q को कंज्यूम करा दो, रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड। अरे समझे, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। इसका उल्टा भी करेक्ट है। कैसे, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज आप करोगे तो सिस्टम टेम्परेचर यहां पे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उससे Q यहां पे बढ़ेगा ना। Q को बढ़ा के ऐसा किया जा सकता है, तो अगर Q को बढ़ाना है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर Q को बढ़ाना है तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मसला है तो ऐसा कुछ करेंगे। व्हाट अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद कर भाई, आपका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है ना। Q कहां पर होगा बोल, रिएक्टेंट वाली साइड में। Q प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट साइड में। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, बी बनेगा। प्रोडक्ट यहां पे बी बन जाएगा। ऐसा हमने सोचा, Q इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। Q का मतलब हीट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन यहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी रिएक्शन यहां पर Q को डिक्रीज करेगा ना। तो अगर रिएक्शन को Q को डिक्रीज करना है, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्पष्ट है, रिएक्शन यहां पे फॉरवर्ड जाएगा, ऐसे प्रोसीड करना है। इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर यहां पे बढ़ेगा, इससे रिएक्शन यहां पे Q को बढ़ाएगा ना। Q को बढ़ाने का तरीका, Q को डेवलप करना हुआ है ना। तो जब Q को डेवलप करेंगे, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। आगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हाँ जी, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसके दो केसेस बनते हैं। पहला केस यहां पर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और रिएक्शन वेसल में इनर्ट गैस को हम ऐड करेंगे तो आपका जो रिएक्शन होगा अनअफेक्टेड रहेगा। देखिए नोट्स में, रिएक्शन क्या होगा, अनअफेक्टेड, नो इफेक्ट। रिएक्शन अनअफेक्टेड होगा यानी कि नो इफेक्ट। आगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करी जाए, अगर मैटर यहां पे कांस्टेंट प्रेशर का है, सपोज करो, बोल, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे गैस के मोल्स बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में मोल्स के नंबर, गैस के मोल्स का नंबर हाइयर होता है। क्लियर ना, ऐसे आपको सोचना है ना। चलिए, तो हो गया इतना। अगला डिस्कशन, अगला टॉपिक। अब क्या बच रहा है, वेपर डेंसिटी एंड अल्फा। इसका फॉर्मूला खाली याद करना काफी है। अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर होगा इनिशियल वेपर डेंसिटी माइनस फाइनल वेपर डेंसिटी अपॉन, यहां पर होगा फाइनल वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय n-1।
या इसको लिखा जा सकता है इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी अपॉन फाइनल डेंसिटी इंटू n-1, या इसको यहां पे लिखा जा सकता है इनिशियल मोलर मास माइनस फाइनल मोलर मास अपॉन यहां पर होगा फाइनल मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय n-1। ऐसा कुछ करेंगे, है ना। बस इतना करना है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब इसका जो क्वेश्चन बचा है सीआरक्यू में, उसको चलो डिस्कस करके इसको फिनिश करते हैं। निकालो सारे सीआरक्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच रहा था? 2 ना। चल पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 बचा था ना केमिकल इक्विलिब्रियम का, अब उसको अब कंप्लीट करते हैं। देखो 2 नंबर कैसे करेंगे। देख सिंपल है। कंसीडर द जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इट्स एन हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। क्या होगा? ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू बी गैसियस प्लस यहां पे लिखेंगे सी गैसियस। ये आपका रिएक्शन। If concentration of C at equilibrium is doubled, then after the equilibrium is re-established, the concentration of B will be। देखिए, चलो किसी कंडीशन पे B का कंसंट्रेशन क्या है? X, और C का कंसंट्रेशन यहां पर है Y। ऐसे मैंने सोच लिया। बोले इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 2B है, सॉरी, और ये 3C है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बोल। सॉलिड को 1 लेते हैं ना, सबको याद होगा, प्योर सॉलिड को हमेशा 1 लिया जाता है। तो K को क्या लिखेंगे? बोल। प्रेशर यहां पर क्या लेंगे? X का स्क्वायर होगा इंटू यहां पे Y का क्यूब करना पड़ेगा, सबको श्योर है। ये आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से। फिर यहां पर यह कहा गया, देखिएगा, सेम रिएक्शन रिकंसीडर करेंगे। और इस बार C का प्रेशर ट्वाइस हो गया न्यू इक्विलिब्रियम पे। न्यू इक्विलिब्रियम पे C का प्रेशर पहले के रिस्पेक्ट में डबल हो गया, ऐसा कुछ है। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? 2y। जब C का प्रेशर यहां पे बढ़ा होगा तो चेंज B का भी प्रेशर हुआ होगा, मतलब B का प्रेशर इस बार हो गया x डैश। जब C को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू LCP ना। तो B का प्रेशर यहां पे पार्शियल प्रेशर न्यू इक्विलिब्रियम पे मान लो x डैश हो गया। अगर यहां पर K कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? x डैश का स्क्वायर इंटू यहां पे 2y का क्यूब ना। बोल हाँ या ना? अरे हो गया ऐसा। B ये C का क्यूब करना है ना, तो 2y का क्यूब करेंगे, सबको देख रहा। अब चल इसके बाद आ जा, क्या होगा? ये x डैश का स्क्वायर इंटू 8 इंटू वाई इंटू क्यूब ना। ऐसा कुछ करना पॉसिबल होगा? आपको यहां पर x डैश को x के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो इक्वेट करेंगे सीधा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा। कर दो जरा। बोल क्या रिजल्ट आएगा? x डैश का स्क्वायर इंटू 8 इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब ना। ऐसा कुछ करना पॉसिबल है? वाई का क्यूब कैंसिल करो तो एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना पॉसिबल हो ही जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या रिजल्ट आएगा भाई। ये जो एक्स डैश का स्क्वायर है ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 8। अब ये सी बात है, अगर यहां से एक्स डैश कैलकुलेट आप करोगे, रिजल्ट यहां पर होगा एक्स बाय 2√2 और ये हो गया फाइनल। ऐसा कुछ करेंगे और ये फाइनल है, देख रहा। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो भैया केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन हो गए। जो थ्योरी यहां पे वर्दी था ना, जो थ्योरी हम डिस्कस, हमें रिवाइज करना था, सारा थ्योरी हमने रिवाइज कर लिया। अब हमें शुरू करना है आयनिक इक्विलिब्रियम। देख आयनिक के 4 सेक्शन टोटल बनेंगे। मैं सारे सेक्शन का पहले नाम ले लेता हूं। पहला सेक्शन आपका पीएच कैलकुलेशन का बनेगा।
दूसरा सेक्शन होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तीसरा बफर सॉल्यूशन और चौथा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। ये 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन को डिस्कस हमें करना है, इसको रिवाइज हमने करना है। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 2 आयनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग दे लो, थ्योरी कुछ मत लिखना, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन खाली आपको नोट करना है। ये नोट कर लिया सबने? ये नोट हो गया सबका 2 वाला? क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन बोलो, राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज सी ना? राइट ऑप्शन इज सी, करेक्ट? ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन आयनिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग 2। आयोनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन, है ना? चल भाई, पहला टॉपिक सीधा शुरू करेंगे पीएच कैलकुलेशन से। आइए शुरू करते हैं पीएच कैलकुलेशंस। देख भैया, अब ये पीएच कैलकुलेशन में क्या क्या करना है पहले सबको थोड़ा सा देख ले। पीएच का मतलब आपको मालूम होगा माइनस लॉग एच प्लस ना, ये मालूम है? लिख के बोल, पीएच हो गया माइनस लॉग एच प्लस, इसका आइडिया सबको है। पीओएच होगा माइनस लॉग ओएच माइनस, और जो पीएच पीओएच का सम होगा वो पीकेडब्ल्यू के बराबर होगा। रूम टेम्परेचर पे पीकेडब्ल्यू कितना होता है बोल? 14। ये भी आपको मालूम ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। देखो पीएच कैलकुलेशन में क्या करेंगे। पहला सेक्शन यहां पे लेंगे एसिड का। पीएच कैलकुलेशन का जो पहला सेक्शन होगा इसको मैंने सेक्शन ए कहा। दिस इज एसिड। ये सेक्शन यहां पे सपोज कर एसिड का सेक्शन है। पहला सेक्शन एसिड का सेक्शन है। अब इस वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं ना, तो इसके 2 सब सेक्शन बनेंगे। पहला बनेगा सिंगल एसिड का, दूसरा बनेगा एसिड के मिक्सचर का। कि अगर आपके पास सिंगल एसिड है तो पीएच कैलकुलेशन कैसे करना पॉसिबल होगा, अगर आपके पास एसिड का मिक्सचर प्रेजेंट है तो पीएच का कैलकुलेशन करना कैसे पॉसिबल होगा। देखिए पहला सेक्शन यहां पे क्या, सिंगल एसिड। इसमें 2 पार्ट्स आपको बनाने होंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का, दूसरा वीक एसिड का। आपको याद होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का, दूसरा वीक एसिड का। देखो नोट्स में सारे। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा टास्क है ना। तो जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिया HA, और आपको इतना मालूम है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना। तो जब HA में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन H प्लस और A माइनस का, ऐसा कुछ करेंगे। अगर कंसंट्रेशन यहां पे C है तो C में से पूरा C माइनस करेंगे, H प्लस यहां पे C होगा, A माइनस यहां पे C हो जाएगा। रही बात यहां पे वाटर की, वाटर में पार्शियल डिसोसिएशन, रिजल्ट यहां पर होगा H प्लस और OH माइनस। इसको यहां पर क्या लेंगे? X, तो ये X हो जाएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन C प्लस एक्स ना, C प्लस एक्स, ऐसा कुछ करना पॉसिबल है। और जैसे आपको शायद याद होगा, याद है कि कई बार X का निगलेक्शन करते हैं, कई बार नहीं भी करना पड़ता है ना। रूल में थोड़ा सा रिकॉल आपको इसे वर्बली करा दे रहा हूं, याद कर। आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर एक नंबर दूसरे के 10% के रेस्पेक्ट में लेस होगा तो स्मॉलर नंबर का निगलेक्शन करेंगे बिगर के रेस्पेक्ट में ना। याद है सबको? लिखे होता ये बात याद है? 10% वाला मामला, कि अगर कोई दूसरा नंबर पहले के 10% के रेस्पेक्ट में लेस है तो स्मॉलर नंबर का निगलेक्शन बिगर नंबर के रेस्पेक्ट में कर दिया जाता है।
तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा सिचुएशन है, तो एक्स नेग्लिजिबल हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। तो खैर यहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। जब H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया जो कि C प्लस एक्स है, जब H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पर आ गया तो पीएच कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा। पीएच क्या, माइनस लॉग H प्लस। पीएच यहां पे माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा और ये बात खत्म हो गई। ऐसे करके एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेट करना पॉसिबल है। आजा नंबर 2 पे, वीक एसिड। देखो, अगर मैटर वीक एसिड का है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैटर वीक एसिड का है, इसके दो सब सेक्शन बनेंगे। पहला बनेगा ये मोनोप्रोटिक एसिड का और दूसरा पॉलीप्रोटिक एसिड का, है ना। तो इस वीक एसिड में पहला डिस्कशन मोनोप्रोटिक एसिड, पहला डिस्कशन यहां पर क्या लेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड का। मान लो, अब देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, अल्फा गिवन होगा तो क्या करेंगे, और अल्फा नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, है ना। देखो, मोनोप्रोटिक एसिड यहां पर HA, इसमें पार्शियल डिसोसिएशन अब करेंगे, H प्लस आएगा, प्लस यहां पर क्या बोल, A माइनस, ऐसा कुछ। इसका कंसंट्रेशन मानो C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ना, तो C में से माइनस होगा C अल्फा, H प्लस यहां पे C अल्फा, A माइनस यहां पर बोल क्या, C अल्फा अगेन। इसमें कोई शक, लिख के बोल, इसमें कोई शक नहीं। रही बात यहां पे वाटर की, पार्शियल डिसोसिएशन वाटर में भी होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा बोल, H प्लस प्लस यहां पर OH माइनस ना। अगर H प्लस यहां पे X आ गया तो OH माइनस क्या होगा, X के बराबर, ये हो गया C अल्फा प्लस X ना, और यहां पर होगा X प्लस C अल्फा। ऐसा कुछ करेंगे, वी हैव द H प्लस कंसंट्रेशन। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि X का नेग्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो तो डिपेंड करेगा ना भाई कि X का वैल्यू C अल्फा का प्रोडक्ट कितना है, उसके हिसाब से ये डिसाइड करना पॉसिबल होगा कि भाई X को नेग्लेक्ट करेंगे या नेग्लेक्शन उसका नहीं करेंगे। तो हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन अपीयर हो गया। ये जो H प्लस कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, C अल्फा प्लस एक्स। अगर यहां पे पीएच कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, माइनस लॉग H प्लस करना पड़ेगा और आंसर फाइंड करना पॉसिबल हो जाएगा। अगर अल्फा गिवन है तो इस तरीके से पीएच का कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो सकता है। अगर अल्फा नहीं दिया है, अल्फा नॉट गिवन, ध्यान से देख, अगर यहां पे बोले अल्फा नॉट गिवन, अल्फा अगर नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, HA कन्वर्ट्स इनटू H प्लस, प्लस यहां पर A माइनस आएगा, ये C है, में से X अगर माइनस होगा, यहां पर X लेंगे, यहां पर भी X लेंगे, देख रहा, वी हैव वाटर, पार्शियल डिसोसिएशन यहां पर होगा H प्लस, लिखा जा सकता है OH माइनस, मतलब वाटर का H प्लस Y है, OH माइनस यहां पे Y आएगा, टोटल H प्लस क्या होगा, X प्लस Y, यहां पर टोटल H प्लस होगा X प्लस Y। इसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, C। इसको C लिख सकते हैं। इस एसिड का क्या लेंगे, Ka, यानी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बोल प्रोडक्ट यहां पर H प्लस है तो X प्लस वाई, A माइनस यानी X अपॉन HA, यहां पे C होगा, सबको देख रहा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बोल क्या होगा, देखो X प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड बाय C ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। वाटर का Kw कैलकुलेट करेंगे, वाटर का Kw क्या, H प्लस इंटू OH माइनस, तो H प्लस यहां पे वाटर का होगा X प्लस वाई, OH माइनस यहां पे Y होगा, दिस इज इक्वल टू Kw। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, 1 + 2 कर दो, LHS यहां पर X प्लस वाई का होल स्क्वायर,
दिस इक्वल्स टू के ए इंटू सी प्लस के डब्ल्यू, इसका स्क्वायर रूट कर लें। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x प्लस वाई कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, यानी h प्लस आ जाएगा। तो अगर हम यहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, दिस इक्वल्स टू यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ के ए सी प्लस के डब्ल्यू ना। देखो यही सब नोट्स में होगा ना। और आमतौर पे के डब्ल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, तो आमतौर पे इसको हम कट कर देते हैं ना। तो H प्लस आपका रूट अंडर के ए मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव लॉग करेंगे H प्लस का, तो पीएच आ जाएगा। तो H प्लस आ गया, पीएच कैलकुलेट करना इजी टास्क है। पीएच यहां पे माइनस लॉग H प्लस होगा और ये फाइनल, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो अगर मैटर ये मोनोप्रोटिक एसिड का है तो ऐसे प्रोसीड करना पॉसिबल होता है, ऐसे पीएच कैलकुलेट करना पॉसिबल होता है ना। अगर अल्फा गिवन होगा तो ऐसे प्रोसीड करेंगे, अल्फा नहीं दिया होगा ऐसे प्रोसीड करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। अगर समझे लिख के होता, समझे क्या था। तो थ्योरी रिवाइज मैंने करा दिया, तो पीएच कैलकुलेशन मेरे ख्याल से कर ही लोगे। फिर आगे पॉलीप्रोटिक एसिड, अगला डिस्कशन यहां पे पॉलीप्रोटिक एसिड का है। व्हाट इज पॉलीप्रोटिक एसिड? जहां पे H प्लस लॉस पर मॉलिक्यूल एक से ज्यादा होगा वो पॉलीप्रोटिक एसिड है ना। तो अब देखें ध्यान से, वो हाउ टू डील विथ पॉलीप्रोटिक एसिड। हाउ टू डील विथ पॉलीप्रोटिक एसिड। चलो नंबर 2 पे आओ। दैट विल बी पॉलीप्रोटिक एसिड दैट विल बी पॉलीप्रोटिक एसिड। देखिएगा, व्हाट अबाउट पॉलीप्रोटिक एसिड? H3A इज अ ट्राइप्रोटिक वीक एसिड। ये 3 स्टेप्स में डिसोसिएट होगा ना। पहले क्या बनाएंगे? H प्लस फॉलोड बाई H2A माइनस। उसके बाद यहां पर क्या बोल, H2A माइनस कन्वर्ट्स इनटू H प्लस, प्लस इसको यहां पे कर सकता है Ha2 माइनस। लास्टली ये Ha2 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा, फॉर्मेशन यहां पर होगा H प्लस का, प्लस यहां पर A3 माइनस आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहां पे 3 रिएक्शंस है, 3 डिसोसिएशन रिएक्शन यहां पे है। 3 डिसोसिएशन का रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर आपको दिख रहा है। अब आइए इसको आगे देखें। ये पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे आएगा Ka1, दूसरे डिसोसिएशन से दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka2, और यहां पे क्या लेंगे Ka3 ना। ऐसा कुछ करना पॉसिबल है, और आपका टारगेट वही पीएच वगैरह कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मान लो एसिड का कंसंट्रेशन है C, उसमें से X माइनस करेंगे, H प्लस यहां पर X होगा, H2A माइनस यहां पर X के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। उसी X को यहां पर आगे कैरी करेंगे, X में से Y माइनस आएगा, H प्लस यहां पे Y होगा, Ha2 माइनस को Y से एक्सप्रेस करेंगे। उसी Y को यहां पर आगे कैरी करना है, Y में से क्या माइनस करेंगे, Z। H प्लस का डेटा Z होगा, A3 माइनस का Z हो जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? और चूंकि मामला यहां पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का है, तो जो भी कॉमन कंपोनेंट होगा उसके फाइनल कंसंट्रेशन को लिखना है, और उसको सारे रिएक्शन में ये जैसे लेंगे। मालूम है ये मालूम है, लिख के बता दो। क्या करेंगे बोल, H प्लस यहां पर होगा X प्लस वाई प्लस Z ना। ऐसा कुछ याद है, ऐसा करते थे ना। कॉमन कंपोनेंट की पहचान करो, सबको मालूम है, लिख के बता, सब आंसर करेंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मामला अगर आता है तो कॉमन कंपोनेंट की पहचान करते हैं ना, उसको सारे रिएक्शन में एक जैसा यूज करते हैं। ये मैंने कराया हुआ है ना भाई। हाँ, तो ये ऐसे होगा X प्लस वाई प्लस Z। पहले सारे H प्लस को फाइनलाइज करें, ये X प्लस वाई प्लस Z हो जाएगा। यहां पर रिजल्ट आएगा X प्लस वाई प्लस Z। और बता,
ये जो Ha2 माइनस है उसका फाइनल कंसंट्रेशन X माइनस वाई ना, तो आपको यहां पर X माइनस वाई करना पड़ेगा। Ha2 माइनस का फाइनल कंसंट्रेशन Y माइनस Z है, तो आपको यहां पे Y माइनस Z करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो होता क्या है, कन्वेंशनली प्रैक्टिकली बेसिकली जो Ka1 होगा वो Ka2 से बहुत बिगर होगा, जो आपका Ka2 है ना वो Ka3 के रेस्पेक्ट में बहुत बिगर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये डिसोसिएशन सबसे इजीएस्ट होगा, ये डिफिकल्ट होगा, ये और डिफिकल्ट होगा, ऐसे बोलेंगे। क्यों ऐसा होगा, बता क्यों ऐसा होगा, किसी को याद है? देख इसका एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में होगा, क्यों ऐसा होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ना, याद है ना कि भाई ये H+ जब डेवलप होगा ये पहले बनेगा, ये H+ इसमें कॉमन है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट। अरे वाह, सबको याद है, पक्का सबको याद है, मुझे तो नहीं लगता सबको, इतने लोग आंसर कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, देख के कर रहे हो आंसर कि रियल में याद था, देख के करो कि रियल में याद था, लिख के होता रियल में याद था क्या, बढ़िया। चलो हाँ, तो ये जो H+ होगा वो इस रिएक्शन को प्रोवाइड करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, इस कारण से इसका डिसोसिएशन सप्रेस होगा, दोनों H+ मिलके इसको प्रोवाइड करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, इस कारण से इसका भी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पे सिंपल है कि डिसोसिएशन यहां पे सबसे इजी है ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां पर क्या, मैक्सिमम, यहां पे कम, यहां पे और कम। इसी हिसाब से अगर बात करें, अगर एक्स वाई जेड का कंपैरिजन करेंगे तो एक्स यहां पे वाई से बहुत ग्रेटर होगा, वाई आपका यहां पे जेड के रेस्पेक्ट में बहुत ग्रेटर होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब यहां से अप्रोक्सीमेशन करने का रास्ता हमें मिल गया, एक्स बाकी सबसे बहुत बड़ा है ना, तो जो H+ का कंसंट्रेशन होगा उसको एक्स से सीधा रिप्रेजेंट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, ये क्या होगा बोले अप्रोक्स एक्स ना, इसको लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली एक्स, और बता एक्स माइनस वाई, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में काफी स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा एक्स, यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे रिजल्ट एक्स होगा, और बता y माइनस जेड ना, जेड वाई के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहां पे y आएगा, अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहां पर भी y आएगा ना, देख सारा अप्रोक्सीमेशन हो गया, और एक चीज और वीक एसिड है, ये भी क्या होगा, C रहेगा, क्लियर ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन में सीधा पीएच कैलकुलेशन करने को कहेंगे, ऐसा भी नहीं है, आपको यहां पे सारे कंसंट्रेशन में से कुछ भी कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। हाँ भाई, कुछ भी कैलकुलेट करने को बोल देंगे एग्जाम में, तो सोचना अगर कुछ भी कैलकुलेशन आपको यहां पे करना है तो आपको एक्स वाई और जेड को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो ये बता दे एक्स कैसे निकालेंगे, बोल लिख के बता एक्स कैसे निकालेंगे, जब आपने पढ़ा हुआ है तो बताइए हाउ टू कैलकुलेट एक्स, बोलिए नोट्स देख के बताओ। एक्स Ka1 से, बिल्कुल बहुत अच्छे, Ka1 से एक्स निकल आएगा, निकलेगा ना, हाँ, तो Ka1 से क्या निकलेगा एक्स, कैसे, पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करो, Ka1 पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, तो बोलिए क्या होगा x इंटू एक्स अपॉन सी ना, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई सी, ऐसा Ka1। y कैलकुलेट करेंगे तो आपको Ka2 के बारे में सोचना पड़ेगा, बोल Ka2 इस दूसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, तो क्या होगा x इंटू वाई अपॉन एक्स, ये y ही तो बचेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल y बचेगा। z कैलकुलेट करेंगे Ka3 से ना, तो अगर यहां पे Ka3 अप्लाई करा जाए तो करना पड़ेगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी क्या होगा x इंटू जेड अपॉन यहां पे y करना पड़ेगा, और बात खत्म, ऐसा कुछ करेंगे, देख रहा सबको, तो इस तरीके से इसको डील करना पॉसिबल हो सकता है। ये हो गया आपका पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच, या जो भी कुछ पूछे ना वो सब कैलकुलेट करने का तरीका। अगर खाली पीएच पूछा जाए तो स्टेप 1 का ही H+ यहां पे काफी होगा ना भाई, स्टेप 1 का H+ आप ले लो, उससे आराम से पीएच कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करने को कह दिया जाए तो वही बात है ना कि आपको एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो सिंगल एसिड में इतना सारा केसेस होता है, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे एसिड मिक्सचर की। हाँ जी,
अब आप बात करिए एसिड मिक्सचर के ध्यान से। अगर मामला एसिड मिक्सचर्स का है, हाँ भाई ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे एसिड का मिक्सचर आपको दिया होगा और पीएच कैलकुलेशन करने को कह देंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो कैसे कैसे अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देख एसिड है दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है ना, तो मिक्सचर यहां पे टोटल 3 टाइप्स का पॉसिबल हो जाएगा, बोल हाँ या ना? अरे होगा क्या? दो एसिड है स्ट्रॉन्ग और वीक ना, तो 3 मिक्सचर बनेगा, कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दूसरा, वीक एसिड तीसरा मिक्सचर, ऐसे सोचना है। तो सोचना शुरू करते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें कैसे पीएच कैलकुलेशन होगा? सिंपल सा इश्यू है, सिंपल सा टास्क है, देखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पर HA मान लो है, इसमें पूरा डिसोसिएशन आप करोगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? H प्लस और A माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर क्या बोल? HB। अगर इसमें पूरा डिसोसिएशन आप करोगे तो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा H प्लस और B माइनस का। HA का कंसंट्रेशन यहां पे C1 मान लो, में से C1 माइनस करेंगे, H प्लस का डेटा यहां पे C1 होगा, A माइनस का बोल क्या C1 हो जाएगा। HB का कंसंट्रेशन यहां पे C2, इसमें से पूरा C2 माइनस करेंगे, H प्लस का डेटा C2 आएगा, B माइनस का C2 हो जाएगा। अगर वाटर लिखना तो लिख सकते हो। वाटर में पार्शियल डिसोसिएशन H प्लस और बनेगा OH माइनस। तो चल यहां पे आपका डेटा क्या, सपोज कर ये X है, OH माइनस यहां पर X आपका डेवलप हो जाएगा। H प्लस की टोटलिंग करो, कैसे करोगे? C1 प्लस C2 प्लस X, सिमिलरली C1 प्लस C2 प्लस X, और बोल यहां पर भी C1 प्लस C2 प्लस X आएगा ना, और वही बात X नेग्लिजिबली स्मॉल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे। H प्लस आ गया तो पीएच भी आ जाएगा, पीएच आपका हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। एक बार सारा केस हो जाए तो कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, है ना। चलिए हो गया एसिड मिक्सचर। नंबर 2 में अब आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर। अगर मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का आपको दिया हुआ है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पे HA, मान लो HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन H प्लस और A माइनस का। वीक एसिड यहां पर HB हो सकता है, मान लो यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन यहां पर होगा H प्लस और B माइनस का। मान लो HA कंसंट्रेशन यहां पे C के बराबर है, C में से पूरा C माइनस करेंगे, यहां पे आपका डेटा C आएगा, यहां पर आपका डेटा C आएगा, पॉसिबल। HB का कंसंट्रेशन क्या मानो? C डैश, इसमें से X माइनस करेंगे, यहां पर आपका डेटा X होगा, यहां पर आपका डेटा X हो जाएगा। अगर टोटलिंग करेंगे तो C प्लस X, यहां पर क्या रिजल्ट आएगा? C प्लस X, ये हो गया 0, ये अप्रॉक्स क्या होगा? C डैश। देखो यहां पे ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक ये है कि जो H प्लस यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा वही मैटर करेगा, वीक का मैटर नहीं करेगा। रीजन बता, रीजन बता। स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस मैटर करेगा, वीक का नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देख ये पहले से वीक है ना भाई, कमजोर है, तो इसमें डिसोसिएशन वैसे भी कम होगा ना। और दूसरी बात, इस H प्लस से इसको मिल जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, इस कारण से ये रिएक्शन और बैकवर्ड जाएगा, HB का डिसोसिएशन और ज्यादा सप्रेस हो जाएगा। तो ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है तो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मैटर करेगा, वीक का मैटर नहीं करने वाला, वीक का मैटर नहीं करेगा। तो स्पष्ट है, ये जो X यहां पर होगा ये C के रेस्पेक्ट में
बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। यहां से अप्रोक्सीमेशन का रास्ता आपको मिल गया। इसको क्या लिखा जा सकता है? सी। इसको लिखा जा सकता है सी ना। आगे H प्लस का कंसंट्रेशन, इसका नेगेटिव लॉ करेंगे, पीएच आ जाएगा। तो यहां पे ट्रिक क्या है भाई कि H प्लस केवल स्ट्रॉन्ग एसिड का लिखा जाएगा, वीक का नहीं लिखा जाएगा। ये दूसरा केस। तीसरा केस, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। आइए उसकी बात करते हैं। ध्यान देना, अगला डिस्कशन कुछ ऐसा। तीसरा केस है ये। वीक एसिड प्लस वीक एसिड। अगर हमारे पास वीक एसिड का मिक्सचर है तो पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हाँ भाई, पहला केस, एच ए जो वीक एसिड, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन H प्लस और A माइनस का। एच बी अनदर वीक एसिड, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन यहां पर H प्लस और B माइनस का। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C1, इसका क्या बोल C2, अल्फा 1 इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। C1 में से C1 इंटू अल्फा 1 माइनस करेंगे, H प्लस का डेटा क्या होगा? C1 अल्फा 1, A माइनस का डेटा यहां पे C1 अल्फा 1 आएगा। मतलब HB का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा 2 है, तो C2 में से C2 इंटू अल्फा 2 माइनस करेंगे तो H प्लस का डेटा यहां पे C2 अल्फा 2 हो जाएगा, B माइनस का C2 अल्फा 2। अगर टोटलिंग करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा? C2 अल्फा 2 ना, ये होगा C1 अल्फा 1। आगे H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन, और जब H प्लस आ गया तो पीएच भी आ गया, नेगेटिव लॉ करना, पीएच आ जाएगा। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर अल्फा ना दिया हो तो कैसे प्रोसीड करेंगे? एसिड यहां पर HA, ये डिसोसिएट होगा, फॉर्मेशन H प्लस और A माइनस का होगा। मान लो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1। दूसरा वीक एसिड यहां पर HB, इसमें पार्शियल डिसोसिएशन आप कराएंगे, फॉर्मेशन H प्लस और B माइनस का होगा। मानो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2। C1 से शुरू करेंगे, यहां पे C2 से, C1 में से X माइनस करो, यहां पर X आएगा, यहां पर X आएगा। C2 में से Y माइनस करो, यहां पे Y होगा, यहां पे Y होगा। X प्लस Y, X प्लस Y। अप्रोक्सीमेशन करो C1, यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे बोल क्या C2। ऐसा कुछ करना पॉसिबल है? अब देखो ध्यान से, H प्लस कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट? यूज K1 फर्स्ट। K1 क्या होगा बोल? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि X इंटू Y इंटू X अपॉन C1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, X प्लस Y इंटू X इक्वल्स टू K1 इंटू C1। इसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन। यूज K2, क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट दूसरे रिएक्शन का, तो X प्लस वाई इंटू वाई अपॉन C2 ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा X प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू K2 इंटू C2 ना। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। आपको H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, यानी X प्लस वाई कैलकुलेट करना है ना, इसके लिए 1 प्लस 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोल? इसके लिए 1 प्लस 2 करो, बोलो क्या लगता है?
ये होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2 ना। अगर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड का x प्लस वाई कैलकुलेट हो जाएगा ना, वही तो है h प्लस। तो स्क्वायर रूट करने से क्या होगा, h प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, है ना। ऐसे H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट होता है, फिर नेगेटिव लॉग करके पीएच निकालते हैं। देख भाई, ये एसिड का केसेस है, समझे सारे केस? अरे याद आए सारा केस? समझने का कुछ है ही नहीं, याद आए पुराना सारा कुछ? वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हमने किया था ना बहुत पहले। रिवाइज मैंने कहा था ना, बार बार रिवाइज करते रहो बीच बीच में। मैक्सिमम लोगों ने किया नहीं होगा, सब कुछ छोड़ गया होगा दिमाग से, है ना। जिन्होंने रिवाइज किया उनकी बात तो ठीक है, उनको याद आ गया होगा, बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है, जो हो गया हो गया, बढ़िया से एक बार खुद से थोड़ी सी मेहनत आपको अब एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, है ना। तो खैर ये सब पीएच कैलकुलेशन एसिड का होता है। अब बेस में क्या करेंगे, बेस का पूरा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, मैं खाली ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर मामला बेस का है, मैं एक केस खाली बेस का करूंगा, बाकी आप ऐसे समझ जाना। देख, अगर मैटर बेस का है तो सेम सीक्वेंस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। फर्क केवल यह है कि बेस में हम OH माइनस निकालते हैं। बेस में क्या निकालते हैं, याद कर, OH माइनस। हम बेस में OH माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, याद करो। हम क्या करेंगे, बेस में OH माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, POH कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको PKW से माइनस करेंगे, यानी 14 से माइनस करेंगे, तो पीएच कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, यही ना। एक मिनट, चलो जी। ओके, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बेस का एक केस मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी केस उसी के हिसाब से देखना है। सेक्शन बी दैट इज ऑफ बेस, सेम सीक्वेंस बनेगा, कहीं कोई फर्क नहीं। तो अगर बेस की बातें करें, पहला सेक्शन यहां पे सिंगल बेस का, हाँ जी, पहला सेक्शन किसका, तो सिंगल बेस का। मैंने बोला जैसे एसिड में वैसे बेस में करते हैं, बस खाली बेस में OH माइनस आपको निकालना होता है, देन POH कैलकुलेट करके पीएच फाइंड करना होता है। तो मान लो एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास है, AOH। पहला केस यहां पे क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का। वी हैव AOH, इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, बनेगा A प्लस प्लस OH माइनस। अगर ये कंसेंट्रेशन C है तो पूरा C माइनस करेंगे, A प्लस यहां पे C के बराबर होगा, OH माइनस यहां पे C आएगा, दिस इक्वल्स टू 0। वाटर में पार्शियल डिसोसिएशन, वाटर फॉर्म्स H प्लस प्लस OH माइनस। जब ये डिसोसिएशन होगा तो यहां पर X आएगा, X यहां पर भी आएगा, ये C प्लस X, यहां पर क्या लेंगे, C प्लस X। OH माइनस का कंसेंट्रेशन आ गया, हाँ जी, OH माइनस का कंसेंट्रेशन यहां पर आ गया C प्लस X। तो उसके बाद निकालेंगे POH, जो कि हो जाएगा माइनस लॉग OH नेगेटिव। देन आपको पीएच कैलकुलेट करना, 14 माइनस POH करेंगे तो पीएच कैलकुलेशन इसका आराम से पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर ना, ऐसा कुछ करेंगे। एक मिनट,
अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाँ, इसके क्वेश्चन है सीआरक्यू में कई सारे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, वो करेंगे। चलो पहले तो उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को कैसे, उसके फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ते हैं ना भाई। अगर मामला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है तो फॉर्मूला याद करना होता है ना। हाँ भाई, फॉर्मूला याद करना होता है ना। KH का फॉर्मूला याद करो। KH का फॉर्मूला फिर क्या था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H का फॉर्मूला, फिर pH का फॉर्मूला याद करना होता है। तो मैं पूरा डेरिवेशन यहां पे नहीं करा रहा, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे फॉर्मूलाज को याद करना है ना। मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे फॉर्मूलाज को याद करना है, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूं। ध्यान से देखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहले क्या क्या सेक्शंस मैंने कराया था, थोड़ा सा रिकॉल करें। सेक्शन देखिए नोट्स में, क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का सॉल्ट, फिर इसका उल्टा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, है ना। और क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ये 4 केस, और 2 केस और इसमें जोड़े थे ना, अगर आपको याद होगा तो 2 केस और मैंने इसमें जोड़ा था ना। कौन कौन सा रिकॉल करो। एक तो हो गया पॉलीवैलेंट आयंस का हाइड्रोलिसिस, और दूसरा क्या होगा बोल, एम्फीप्रोटिक एनाइंस का हाइड्रोलिसिस। ऐसा था ना, देखो नोट्स में यही सीक्वेंस है। तो मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे आप फॉर्मूलाज याद करेंगे इसके, है ना। इसके फॉर्मूलाज याद कैसे करेंगे, इसकी मैं बात थोड़ी सी कर रहा हूं। देखो इधर, तो हेडिंग आपका हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हेडिंग इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब देखिएगा, इसका पहला सेक्शन स्टार्ट करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। इसका कोई एग्जांपल सोचो। वीक बेस हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आई हैव द अमोनियम क्लोराइड। इसका एक पॉसिबल एग्जांपल है। इसको याद कैसे करना है, देख भैया, कैसे याद करोगे मैं बताता हूं। अगर आपको KH कैलकुलेट करना है, पहले पूरा लिख लेते। देख, सॉल्ट यहां पर BA, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, एक्सेस वाटर यहां पर यूज करेंगे, उससे इसका हाइड्रोलिसिस होगा। कैसे, ये B+ और A- है, A- वाटर के H+ से कंबाइन होगा तो फॉर्मेशन होगा HA का, प्लस B+ वाटर के OH- से कंबाइन होगा तो फॉर्मेशन यहां पर किसका होगा बोल, तो BOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर यहां पर एक्सेस में है तो सॉल्ट में पूरा डिसोसिएशन होगा, ये बनाएंगे B+ A- प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू, एसिड यहां पे स्ट्रॉन्ग है ना, तो H+ प्लस A-, बेस आपका यहां पे वीक है तो बेस इज ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड। A- जो यहां पर है वो यहां पर भी है ना, मतलब A- रिएक्शन से बाहर है, ऐसा बोल सकते हैं। A- का आराम से कैंसलेशन करो, क्या रिजल्ट आएगा, B+ प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू H+ प्लस क्या रिजल्ट आएगा, BOH। तो ये पहला केस, ये केटाइन का हाइड्रोलिसिस है ना। किसका हाइड्रोलिसिस है, केटाइन का। अब इसको याद करने का तरीका देखो, वीक का जो आयन होता है वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। वीक का आयन हाइड्रोलाइज होता है, याद रखो। कमजोर आसानी से, कमजोर का जो आयन है ना वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखो इधर, वीक बेस है ना, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस क्या प्रोवाइड कर रहा है इसमें, सॉल्ट में बेस केटाइन दे रहा है ना, और आपका जो एसिड है वो एनाइन प्रोवाइड कर रहा। तो वीक बेस का जो केटाइन होगा वो हाइड्रोलाइज होगा, वीक एसिड का जो एनाइन होगा वो हाइड्रोलाइज होगा। अगर यहां पर BA का कंसंट्रेशन C माना जाए तो ये क्या होगा, C, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मानो H, ये 0 0, C में से माइनस करेंगे CH,
ये CH आएगा, यहां पे CH होगा, यहां से C कॉमन करेंगे, रिजल्टेंट विल बी 1 माइनस H। तो फॉर्मूलाज याद कैसे करने, देख फॉर्मूलाज याद करने का तरीका, सबसे पहले आपको KH कैलकुलेट करना होता है ना, इसका ट्रिक देखो क्या है, ऊपर रहेगा KW और नीचे वीक का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक का डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां पे वीक क्या है बोल, बेस ना, अरे वीक कौन है, बेस है ना, लिख के बता, वीक तो बेस ही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग का तो कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट होता ही नहीं, तो ऊपर KW नीचे वीक का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस तरीके से KH कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। H कैसे निकालेंगे, H तो आपको याद करना पड़ेगा √KH/C। और ये कैसे निकलेगा मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, इसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करो ना, और H जो होगा वो 1 से काफी छोटा होगा, तो H आएगा √KH/C। इसको और इलेबोरेट करेंगे, KH यहां पर होगा KW/KB इंटू C ना, ऐसा कुछ करना पॉसिबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच कैलकुलेशन, हाँ भैया सबसे जरूरी है पीएच कैलकुलेशन। इसमें पीएच कैसे निकालेंगे, देख भाई इसको ऐसे याद करना, मेन तो पीएच कैलकुलेशन आता है एग्जाम्स में, मेंस में खासकर अगर बात करें तो, है ना, मेंस वगैरह में पीएच वगैरह निकालना आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो पीएच का ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिएगा यहां पे एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग हमेशा डोमिनेट होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है। तो सोचो जब स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट होगा तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक, बोल हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, वो कैसा होगा भाई, एसिडिक होगा। और जो एसिडिक का पीएच वैल्यू है वो 7 से कम, एसिडिक का पीएच वैल्यू 7 से लेस। तो पीएच के फॉर्मूला में 7 माइनस वाली बात हो जाएगी, 7 माइनस 1/2 इंटू PKB प्लस log C, है ना। आप ऐसा करें कि जैसे आईनिक के कुछ फॉर्मूलाज याद करने होते हैं ना, कुछ फॉर्मूलाज आईनिक के याद करने होते हैं, तो ये ट्रिक मैंने बहुत पहले बताया था ना कि जहां पे पढ़ाई करते हैं वहां पे फॉर्मूला का एक शीट बना के टांग दे, तो आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा, देखते देखते याद हो जाएगा। तो अब तक नहीं किया है तो अभी कर लो, कि जैसे यहाँ पे 4-5 फॉर्मूलाज है ना, उसको अब थोड़ा सा एक बार सामने अपने रख लो, मतलब शीट बना के कहीं पे चिपका दो, जहां पे आपकी नजर पड़े सब अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा हर सब्जेक्ट में करना चाहिए, हर जगह ऐसा करना चाहिए वैसे। तो चलिए हो गया पूरा मामला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का। अच्छा इसको रिवर्स करेंगे दूसरे केस के लिए, अब कर दो एसिड वीक और बेस को स्ट्रॉन्ग। जरा वीक एसिड का एग्जांपल बोल, एसिडिक एसिड इसका एग्जांपल हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट यहां पर होगा दैट विल बी सोडियम एसिटेट। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, दैट विल बी सोडियम एसिटेट। चलो भाई इसमें भी आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट यहां पे BA, इसका हाइड्रोलिसिस आप करोगे क्या बनाओगे, HA प्लस BOH ना। अगर सॉल्ट आपका पूरा डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, B प्लस A माइनस प्लस वाटर एक्सेस में, एसिड क्या वीक है, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड, बेस आपका यहां पे स्ट्रॉन्ग है, तो बेस यहां पे पूरा डिसोसिएट होगा B प्लस और OH माइनस। B प्लस को कैंसिल करेंगे, नेट रिएक्शन यहां पर क्या बोल, नेट रिएक्शन यहां पर होगा A माइनस प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू HA प्लस OH माइनस। आ गया, इस केस में एनाइन का हाइड्रोलिसिस है। अगर ये C लेंगे, यहां पे C आएगा, H आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन, C में से CH माइनस करो, यहां पे CH होगा, यहां पर भी CH आएगा। और इसमें कैसे याद रखेंगे चीजों को, देखो अगर आपको यहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कैलकुलेट करना है तो क्या, KW नीचे वीक का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक यहां पर है कौन बोल,
वीक यहां पर एसिड है ना, देख रहा, अरे वीक एसिड है ना, तो नीचे क्या लग जाएगा, के ए, नीचे लग गया के ए। एच हमेशा की तरह कैलकुलेट करेंगे रूट अंडर के एच बाई सी से, और इसका कैसे, आप इसको सॉल्व करो ना, सी कॉमन इंटू 1 माइनस एच, एच 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, तो जब इसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करोगे एक्सक्लूडिंग वाटर, तो रिजल्ट आपका एच आ जाएगा रूट अंडर के एच बाई सी। के एच को सब्सटीट्यूट कर सकते हो अगर आपका मन है तो, इसको लिख सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाइड बाय सी ना, ऐसा कुछ करेंगे। पीएच का फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, पीएच इक्वल्स टू, हाँ जी, यहां पे बेस आपका स्ट्रॉन्ग है ना, बोल हाँ या ना, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो 7 से ज्यादा पीएच होगा, लिख के बोल, पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा ना, तो 7 प्लस वाला फॉर्मूला, यहां पे कौन सा फॉर्मूला, 7 प्लस वाला, तो आपको यहां पे फॉलो करना पड़ेगा 7 प्लस 1/2 इंटू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी, तो ये करेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में। दिख रहा सबको, निकालो जरा सीआर क्यों निकालो, इसका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको करते। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अगली क्लास में करेंगे, रीजन ये है क्योंकि अभी तो टाइम थोड़ा सा ही बचा है, 5 लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, 7th क्वेश्चन करो, 7th, और याद रहे ये जो कंसंट्रेशन है वो उसका है, देखिए सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये उस आयन का कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ध्यान रहे, ये उस आयन का कंसंट्रेशन होता है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिटरमाइन पीएच ऑफ a 0.05 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, यह अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस SO4, यह अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। तो बता भाई इसका जो कंसंट्रेशन है ये 0.05 मोलर है, दिख रहा, तो जो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन होगा, बता भाई, जो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन हम लेंगे इसका डबल लेंगे, क्योंकि ट्वाइस लगा हुआ है ना, अरे लगेंगे डबल, लिख के लेंगे डबल ना, ये 0.1 हो जाएगा, ये C है, याद रहे C उस आयन का कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। NH4 प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, हाइड्रोलिसिस केटाइन का होगा। और बता, अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका केबी है 2 × 10⁻⁻⁵, पीकेबी क्या होगा, याद कर, माइनस लॉग केबी ना, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, पीकेबी माइनस लॉग केबी होता है, तो जिसका नेगेटिव लॉग करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 5 माइनस log 2, log 2 0.3 ना, रिजल्टेंट विल बी 4.7, पीकेबी का डेटा क्या बोल 4.7 हो गया, log C क्या होगा -1, और होगा लिख के बोल, log C -1 होगा ना, तुम बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बोल पीएच वाला फॉर्मूला कौन सा, 7 प्लस की 7 माइनस, लिख के बता, 7 प्लस की 7 माइनस वाला फॉर्मूला, ये अगर इसको स्प्लिट करोगे, मान लो इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 ना, H2SO4 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ये, इसमें फॉर्मूला 7 माइनस वाला जाएगा, यही ना, तो आप यहां पे पीएच कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, पीएच होगा 7 माइनस 1/2 इंटू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ C, 7 माइनस 1/2 इंटू पीकेबी कितना 4.7, log C -1 ना, अब इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे, निकालो इसका वैल्यू निकालो, फाइनल आंसर निकालो इसका,
कितना आ रहा, कैलकुलेट करो भाई, कितना आ रहा, 5 पॉइंट, डिफरेंट कैसे, सेम एक ही आंसर आएगा ना, ठीक से करो उसको कैलकुलेट। अरे सबका डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा, 5.15 मैक्सिमम लोग का ना, तो लिख लो आंसर इज 5.15। ओके, आंसर यहां पे 5.15 हो जाएगा। तो देख भाई, दो केस यहां पे हमने खत्म कर लिया इसका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, बाकी केसेस अगली क्लास में करेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो जो भी करेंगे अगली क्लास में करेंगे, फिलहाल तो टाइम हो गया, चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके ऊपर। ओके।